अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर फिज़िक्स की नई बुक, इसके चैप्टर नंबर 16 यूनिट 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ मैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ बुक और कैलकुलेटर, रजिस्टर वगैरह रख लें ताकि एंड तक आपका इंटरेस्ट कायम रहे। काइंडली सिर्फ तस्वीरें ना खींचिएगा, मेरी आवाज़ भी सुन लें, लेक्चर भी समझ लें ताकि आसानी रहे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले करेक्शंस कर लें आप बुक के अंदर। पेज नंबर 34 पर काफ़ी सारी गलतियां हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिस्ट में। ये करेक्शन कर लें अपनी बुक में ताकि उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते रहें तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 3 में एक करेक्शन है, एक क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, आखिरी के 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में इस 150 को 15 बना लें, ज़ीरो काट दें, और इंटरनल एनर्जी की चेंज जो है वो वैल्यू मिसिंग है वो लिख लें, वरना डाटा इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर आखिरी के जो 3 न्यूमेरिकल हैं इसमें करेक्शन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर यहाँ पे 100 किलो पास्कल लिखा हुआ है, इसको 10 कर लें, वरना जो आंसर मैच करने के शौकीन स्टूडेंट हैं उनका आंसर मैच नहीं होगा। 7 में जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ये होना चाहिए 21.8 डिग्री सी। और आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके आंसर में गलती है, इसके आंसर में होना चाहिए 9600 यानी 9600 जूल। सही है जनाब। न्यूमेरिकल्स करते हैं। निस्बतन आसान न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, गिनती में भी कम है, 8 न्यूमेरिकल हैं। इसके बरक्स जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 कराया था उसमें 10 न्यूमेरिकल थे, वो कैचअप कीजिएगा, वो लेक्चर आपके पास है। आप जानते हैं सर जवाद ऑर्गेनाइज मैनर में काम कराने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 16 का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले हम फार्मूला लिस्टिंग देख लेते हैं और उसकी थोड़ी सी प्रीव्यू, यानी थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया, ताकि न्यूमेरिकल्स जल्दी और समझ के आसानी से हो सकें। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है डेल्टा क्यू। जहाँ जहाँ नज़र आएगा इस पूरे चैप्टर में ये हीट के लिए सिंबल होगा। अब हीट ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी इंसर्ट हो रही है या रिलीज़ हो रही है, उसमें एब्जॉर्ब हो रही है या इजेक्ट हो रही है, इस पे है। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज का सिंबल होगा। और डेल्टा डब्ल्यू जो है ये वर्क डन का सिंबल होगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि वर्क डन अगर बाई होगा तो ये प्लस लेंगे और ऑन होगा तो माइनस लेंगे। बाई और ऑन क्या सर? बाई गैस या सिस्टम या ऑन गैस या सिस्टम, यानी हम सिस्टम काम करवा रहा है सराउंडिंग पे या सराउंडिंग काम कर रही है सिस्टम या गैस पर। गैसियस सिस्टम है हमारे सिलेबस में, इसका ख्याल रखिएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये जो है इसके प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे अगर, तो उसमें वर्ड लिखा होगा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। आइसोकोरिक का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। आइसोथर्मल होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इसकी वजह से फिर कुछ जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ की 3 टर्म्स हैं उसमें से एक डिलीट हो जाती है। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल में डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा, तो 2 टर्म बचेंगी, न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था केमिस्ट्री के चैप्टर 11 में, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। प्रेशर जो है वो इसलिए P लिखा हुआ है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो, जो चेंज होगी वो चीज़ उसके साथ डेल्टा लिखा हुआ होगा। इस चैप्टर में 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं। एक कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। 2 कैटेगरी के टोटल न्यूमेरिकल हैं। इसमें C जो है स्पेसिफिक हीट का सिंबल है, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। इसमें जो है M मास है, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज या राइज है, डेल्टा Q तो पीछे हो गया जो हीट एनर्जी है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हम 9 में ही पढ़ते थे। इसमें यह है कि अगर 2 सब्सटेंस
कांटेक्ट में आ जाएं, थर्मल कांटेक्ट में, तो उनके एक जो हॉटर बॉडी होती है वो लॉस करती है हीट और जो कोल्डर बॉडी होती है वो गेन करती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। इसमें एक न्यूमेरिकल इसका है। यूनिट्स जो है क्या क्या यूज़ होंगे इस चैप्टर में ये देख लें, आखिर में लिस्ट बना दी मैंने आपके आसानी के लिए कि स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स जूल पर ग्राम डिग्री सी है। अगर ग्राम में मास दिया होगा तब, ये ज़रा ध्यान रहे, ग्राम अगर गिवन होगा मास उस सूरत में, वरना इसके एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम होते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, वर्क डन हो, इन तीनों के एसआई यूनिट होंगे जूल, क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं तीनों की तीनों। प्रेशर पास्कल में लिखा हो या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में लिखा हो, ये इक्विवेलेंट होता है पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर कभी किलो पास्कल में होगा तो ये सर अभी बताएंगे इंशाल्लाह कि कन्वर्ट करना ज़रूरी है कि नहीं। यानी ये इसके असल यूनिट हैं पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, चूँकि फिजिक्स पढ़ना है, एसआई यूनिट ये हो गए मीटर क्यूब, तो ये एसआई यूनिट के लिए है। तो ये लिस्ट इसकी छोटी है, पिछले चैप्टर की लिस्ट भी थोड़ी लंबी थी फार्मूलों की, तो इस लिस्ट को भी कैप्चर कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लें अपने पास सही से, क्योंकि अब इसके बेस पर होंगे न्यूमेरिकल्स हमारे 8 यानी 8 न्यूमेरिकल्स हैं और निस्बतन आसान हैं। गलतियाँ जो करेक्शन कराई हैं उसको ध्यान रखिएगा, जो बुक में गलतियाँ हैं। अच्छा, काइंडली सिर्फ तस्वीर मत खींचिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत की है, आप अपने लिए मेहनत करें फ्यूचर अपना बनाने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम लगा के पढ़ें। तो वीडियो भी अगर पूरी देख लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है कि समझा रहे हैं सर जब बात, तो ये मैं जो पहले से करके रखता हूँ इसलिए ताकि आपको समझाने पे पूरी जान लगाऊँ, अपनी वीडियो पे जान नहीं लगाऊँ। सही है, बाकी आपके ऊपर है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ से कैटेगरी 1 होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, सिस्टमेटिक जो पढ़ना चाह रहे हैं मेरे साथ मोस्ट वेलकम, ताकि न्यूमेरिकल्स के रिवीजन में आसानी रहे एग्ज़ाम के दिनों में, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं हमारे, 14 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की कैटेगरी 1 है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखिए सवाल में ही जो लफ्ज़ आएगा ये हमें सवाल को हिंट बनवाएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी गैस फैल रही है। अगर आपने थ्योरी ली हो मेरे साथ, तो जब गैस का प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है प्रेशर रिलीज़ होने पर, तो ये एक्सपेंशन हो गया। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, केल्विन में दिया हुआ। अच्छा, इसका ये शो पीस है। शो पीस क्यों है? क्योंकि आइसोथर्मल में तय ही हो गया कि सेम टेम्परेचर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब सेम टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी चेंज, तो टेम्परेचर का जिक्र क्यों दिया है? ये दिखाने के लिए कि ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या स्टडी। तो ये शो पीस हो गया, इसका इस्तेमाल नहीं होगा कैलकुलेशन में। गैस एब्जॉर्ब कर रही है 500 जूल ऑफ हीट। हीट का सिंबल क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब ये डेल्टा क्यू दिया हुआ है। वर्क डन पूछ रहा है यानी डेल्टा डब्ल्यू पूछ रहा है। बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। हीट एब्जॉर्ब का सिंबल क्या बताया था पीछे? डेल्टा क्यू। वर्क डन का क्या बताया था? डेल्टा डब्ल्यू। सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू ज़ीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट जब टेम्परेचर, तो इसकी वजह से यू इनिशियल और यू फाइनल हो जाएंगे एक जैसे। तो नतीजा ये होगा कि डेल्टा यू हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि सेम माइनस सेम ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक MCQ जैसा सवाल है कि 500 जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो पूरी की पूरी वर्क डन करवा देगी, बिकॉज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकर्स। बच्चा सवाल वार्म अप था। चलें भाई जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। इसमें कह रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम जो है वो गैस का ये है, तो इनिशियल वॉल्यूम को V1 कह दें। फाइनल वॉल्यूम वो तब्दील होकर ये हो रहा है, तो कह दें इसको V2। सही है। आगे जो है वो कह रहा है कि इसका इनिशियल प्रेशर इतना है, तो इसको कह देते हैं P1, और फाइनल प्रेशर मांग रहा है, तो इसका मतलब कह देते हैं इसको P2। तो ये इस चैप्टर से ज़्यादा पिछले चैप्टर का सवाल है, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम की जो कहानी होती है, ये अगर आपको याद आ जाए तो ये तो भाई बॉयज़ लॉ होती है। इफ़ यू रिमेंबर, बॉयज़ ने ये कहा था कि जब किसी गैस के ऊपर वॉल्यूम कम होता है तो उसका मतलब उसका प्रेशर बढ़ता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। सही है। तो ये भी MCQ स्टाइल है, लेकिन इसमें अच्छा फार्मूला इसमें इसीलिए नहीं लिखा है कि ये चैप्टर नंबर 15 में हो चुका है, तो ये रिवीजन का टच दे आपको कि बॉयज़ लॉ क्या कहता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस सवाल में भी देखें, 2 वॉल्यूम और 2 प्रेशर का जिक्र था,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉयज़ लॉ एप्लीकेबल है। तो वॉल्यूम के यूनिट स्टैंडर्ड है, नो कन्वर्जन। अच्छा, इसमें प्रेशर को भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इस वजह से कि जिस यूनिट में है उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। अब बॉयज़ लॉ का फॉर्मूला अगर आपके पास भूल गया है तो ये देख लें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसको कहते हैं बॉयज़ लॉ। अब फार्मूला मेकिंग करने P2 चाहिए तो क्रॉस में चला जाएगा V2, वैल्यू रख दें और कैलकुलेटर चला लें तो 200 इंटू, अच्छा ख्याल रखिएगा मैं सिर्फ देखें वीडियो नहीं बना रहा हूँ, समझाने पे टाइम लगा रहा हूँ, तो ये देखें पहले मल्टीप्लाई अलग से कीजिएगा, कैलकुलेटर से जो जवाब आएगा ध्यान रखिएगा कि 200 इंटू 0.02, 200 इंटू 0.02 आ गया 4। अब ये 4 जो आया है इसको हम 0.01 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 डिवाइड बाई 0.01 क्या आ गया भाई, आ गया 400। बोलें यस। लेकिन अब इसमें एक चीज़ बताऊं, ये MCQs है, पूछें कैसे, क्योंकि अगर आप गौर कर रहे हो तो 2 से ये हाफ है, 1 जो है 2 का हाफ होता है, तो इसका मतलब है ये 200 का डबल हो जाना चाहिए था आंसर में, क्योंकि अगर ये हाफ तो ये डबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो देखें सवाल में कितना था भाई, 200, आया 400। बोले हाँ या ना। अगर सवाल जो है 200 का था तो जवाब 400 का आ गया। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट मेरे साथ समझ के करें तो फ़ायदे में रहेंगे। MCQs भी कवर करवा रहे हैं सर के, उसके बीच में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ आई सर ने उसको बयान कर दिया। सही है जी। अच्छा जनाब, इस सवाल में गलती थी, 15 है, 150 बुक में लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 से ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 1-2 से ज़्यादा। इसमें लिखा हुआ है एक सिस्टम है जो आइसोबैरिक प्रोसेस का शिकार है। आइसोबैरिक क्या था बेटा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, याद आ गया, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपका दिमाग पहुंच जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और कितना कांस्टेंट है प्रेशर, 15 किलो पास्कल। तो इसका अंदर ये प्रेशर हो गया P, कांस्टेंट होगा तो 1-2 नहीं लगाएंगे। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका अंदर ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया V1 और ये फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। ये देख रहे हैं अंडरलाइन में आपके लिए कर रहा हूँ कि डाटा बनाने की टेक्निक जो वीक हैं न्यूमेरिकल्स में या मुश्किल महसूस करते हैं वो मेरी आवाज़ के साथ सुने, इंशाल्लाह उनको न्यूमेरिकल करना आ जाएंगे। कि ये देखें सर वर्डिंग पे वैल्यू पे रुक रहे हैं, उस पे बाद आपके लिए ये पेंसिल चला रहे हैं, आप भी इससे सीखेंगे इम्तिहान में या कहीं प्रैक्टिस में ही करें तो आपको न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इंशाल्लाह कि किस तरह न्यूमेरिकल को पिक करते हैं और किस तरह डाटा बनाते हैं और फिर किस तरह उसका टॉपिक या फार्मूला पकड़ के उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द हीट एडेड, हीट पूछ रहा है तो हीट का सिंबल था डेल्टा क्यू, यानी ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ये इस सवाल में 2 गलतियाँ थी, एक ये कि 150 दिया हुआ था 15 होना चाहिए, और ये दिया हुआ ही नहीं था बुक में, मिस प्रिंटिंग है। तो ये इंटरनल एनर्जी अगर ना दे तो ये इनकम्प्लीट डाटा होकर सवाल अटक जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ें अननोन हो जाएंगी, हीट भी और इंटरनल एनर्जी भी, और 2 अननोन एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें किलो पास्कल को पास्कल बनाना ज़रूरी है, क्यों, ताकि आंसर हमारा इंटरनल एनर्जी का जूल में आए, वरना किलो जूल में आ जाएगा। तो 1 किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। सही है। अब ये सवाल हो गया सीधा, V1 V2 दिया हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये मिस प्रिंटिंग थी मैंने बता दी। अब सिर्फ पुट एंड गेट का सवाल रह गया, कैसे, क्योंकि आइसोबैरिक का फॉर्मूला मैंने लिस्ट में जो बताया था, आप लोगों ने लिस्ट मिस कर दी, बेटा ऐसा तो ना करें। ये लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी और कहा था कि इसको कैप्चर कर लें, चाहे तस्वीर की शक्ल में, चाहे इसका प्रिंट आउट निकाल लें हार्ड कॉपी, और स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अगर आप इस नंबर पे, तो इसमें आपको इसका PDF भी मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन का। सोच लें, न्यूमेरिकल्स भी, नोट्स नए नए बन रहे हैं माशाल्लाह से JJC के, उसकी भी PDF मिल जाएगी। सोच लें उसी पैकेज में है, 2500 के टोटल पैकेज में, वरना कुछ आपको व्हाट्सएप वाले अलग अलग नोट्स के पैसे मांगेंगे, वो इससे ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। मेरी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी, मेरा मशवरा आपका मशवरा। सही है, क्योंकि इसमें आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स चीज़ें मिल जाएंगी इस अमाउंट में, प्लस लेक्चर वेक्चर भी, टेस्ट भी आ रहे हैं, टेस्ट भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सोच लें, मर्ज़ी आपकी। बाकी न्यूमेरिकल्स कर लें भाई। डेल्टा यू आ गया 150, ये रहा, P रख दिया 15 इंटू 10⁻³ करेक्शन के बाद, ये रहा कन्वर्जन, V2 V1 माइनस कर दिया, कैलकुलेटर पहले ब्रैकेट पे लगाएंगे, बॉड मास ये आ गया 0.03। अब इस तीनों को 2 को मल्टीप्लाई में कर देंगे आप फीड कैलकुलेटर में। कैसे करेंगे फीड,
15 एक्सपोनेंट ये होता है 10 की पावर जो नीचे लिखा हो आंसर के बराबर में इंटू 0.03। क्या आया भाई बोलें? आ गया 450। अब इस 450 में 150 ऐड कर दें 600। लेकिन अगर ये गलतियाँ सही नहीं करेंगे तो ये आंसर बुक का नहीं आएगा जो लिखा हुआ है। आसान न्यूमेरिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें किलो पास्कल को पास्कल बनाना था और फॉर्मूले में ज़रा मल्टीप्लाई और ऐड का एहतियात का काम था। आसान है न्यूमेरिकल। चलें जी, अच्छी बात हो गई। ये फिर एमसीक्यूज़ स्टाइल है, जल्दी से फारिग कर दें एमसीक्यूज़। आइसोकोरिक क्या होता है? जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक, पक्का है ना भाई थ्योरी? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज दे रहा है वो आपको, यानी ये डेल्टा यू हो गया। बताएं हीट कितनी ऐड हुई सिस्टम में? डेल्टा क्यू पूछ रहा है। जो मैं कर रहा हूँ ये आप भी करें बेटा, काइंडली फ़ायदा होगा आपका। वो क्या कि सवाल पढ़ते पढ़ते ना आप उसका स्केच बनाएं, आउटलाइनिंग करें कि इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या है कहानी। और थ्योरी बेस्ड होती है न्यूमेरिकल की कहानी, तो थ्योरी कॉन्सेप्ट सही करें। जो शुरू में मैंने बताया वैसे थ्योरी लेक्चर्स भी मेरे हैं, वो भी आप जो है जाके कंसल्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर JJC भाई सरजबाद में। इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू हो गया। वर्क डन ज़ीरो क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट पिस्टन फिक्स होता है इसमें। वॉल्यूम कांस्टेंट पिस्टन फिक्स। पिस्टन फिक्स तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, नतीजा डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा। समझ गए? इसलिए अब डेल्टा डब्ल्यू जो पी डेल्टा वी होता है वो P इंटू ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएगा। पूरा थ्योरी भी बता दी। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब डेल्टा Q जो होगा वो डेल्टा U ही के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन वाला हिस्सा इसमें ज़ीरो हो गया। क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो जब ये ज़ीरो तो कहें कि ये वैल्यू इसके बराबर ही आ जाएगी। तो MCQs बन गया ना कि जो 300 जूल था यही इसका आंसर आना था, आ गया। ओके, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। सवाल लंबा है, सॉल्यूशन छोटा है। ये बता दूँ पहले ही। सवाल देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। इसको अगर बुक में भी देखेंगे सबसे ज़्यादा जगह ये घेर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसका सॉल्यूशन सबसे छोटा है अगर समझ में आ जाए। साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो अपनी इनिशियल को रिटर्न करे। साइक्लिक प्रोसेस यानी विच रिटर्न्स टू इनिशियल, विच रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। इसको यूँ समझ लें कि अगर एक सिस्टम है इस तरह का गैसियस सिलेंडर वाला जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, तो ये पिस्टन ऊपर जाए और फिर वापस आ जाए, तो ये साइकिल पूरी हो गई। यानी कि इसने वॉल्यूम अपना चेंज किया पहले V1 से V2, समझ रहे हैं, और फिर वापस जब आ गया तो हम कहेंगे कि अपना साइकिल कंप्लीट करके इनिशियल स्टेट को रिटर्न कर गया। इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, कि इनिशियल से जहाँ से जाए फाइनल, फिर फाइनल से वापस वहीं इनिशियल पे आ जाए। अब इस वजह से इसका वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि जहाँ से गया वहीं पे आ गया अगर पिस्टन, तो इसका मतलब है कि वो आइसोकोरिक हो गया, लिखा हुआ भी है सवाल में। ठीक है, यानी ये वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल देखा जाता है, इंटरमीडिएट नहीं देखा जाता कि पाथ फॉलोड क्या है। इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, कि वेरिएबल जो होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द इंटरमीडिएट पाथ्स दे फॉलो। वॉल्यूम हो गया, हीट ऐड कर रहा है वो, यानी जब हीट ऐड करके वो ऊपर गया, यानी यहाँ से हीट ऐड की उसने, तो वो एक्सपेंशन हो गई। और जब हीट रिजेक्ट करा तो नीचे से गर्मी वापस आ गई, यानी बॉटम में जो है कंडक्शन होती है, बाकी जगह सारी इंसुलेशन होती है। थ्योरी भी मेरी देखिएगा जाके, ये जो वॉल्स होंगी ये इंसुलेटिंग होंगी, पिस्टन भी इंसुलेटिंग होगा, सिर्फ बॉटम ऐसी जगह होती है इसकी जहाँ पे से कंडक्शन हो सकती है। अब कह रहे हैं वो हीट लेके गया 1000 जूल और हीट दे के आया 500 जूल। तो ये भी आम जिंदगी का सवाल है कि अगर मैं 1000 जूल इनपुट लूँ और 500 जूल रिजेक्ट करूँ तो मैंने काम कितना किया? बोलें, रिमेनिंग जो आया माइनस करके, सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब हो गया कि जो वर्क डन है वो दरअसल चेंज इन हीट एनर्जी है। और इसमें भी आप गौर कर रहे होंगे कि डेल्टा यू जो है ज़ीरो हो गया, क्योंकि उसने कहा कि ये अमल हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान।
आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अफेक्ट होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर, तो इसका मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल फाइनल सेम होकर डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से अब इसका फॉर्मूला भी रिड्यूस हो गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में ये ज़ीरो रख दें तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। लेकिन अब डब्ल्यू नहीं पूछ रहा, वो वर्क डन अगर पूछ रहा है तो वो दिया हुआ उसने क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब यानी एडेड और हीट एनर्जी रिजेक्टेड यानी रिलीज्ड, तो इन दोनों का माइनस करके आपका नेट वर्क डन आएगा, नेट वर्क डन। इसलिए देखिए लिखा हुआ है प्लस नेट वर्क डन। इसका मतलब भी बता दूं नेट वर्क का, क्योंकि जो एक्सपेंशन होगी ना, एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम, गैस ही हमारा सिस्टम है, ठीक है। और अगर कभी कहते हैं कंप्रेशन यानी गैस दब रही है, पिस्टन पे प्रेशर एक्सटर्नल हमने बढ़ा दिया अंदर की तरफ, तो कंप्रेशन का मतलब हो जाएगा वर्क डन ऑन द गैस, यानी एक्सटर्नली कोई कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये माइनस होता है कंप्रेशन और ये होता है प्लस, क्योंकि ये हमने काम किया, तो हमने जो काम किया वो मस्बत है, पॉजिटिव है, और किसी ने काम किया तो वो नेगेटिव है, इमदाद आ रही है, एड आ रही है, समझ गए। तो यही कॉन्सेप्ट देखें, ऐड वाला जो है पॉजिटिव यानी वर्क डन बाई, और ये ऑन, नतीजा नेट वर्क डन जो है दोनों का डिफरेंस हो गया माइनस, प्लस नहीं कर दिएगा, उसका मतलब होगा कि पिस्टन और ऊपर से ऊपर चला गया और सिलेंडर खुल गया, समझे बात। ये है थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज का। देखिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, थ्योरी भी बता रहा हूँ, तो फ़ायदा उठा लें बेटा। एक गैस है जो एक्सपेंड हो रही है यहाँ से यहाँ तक, मीटर क्यूब किस चीज़ का सिंबल बताया था, और यूनिट बताया था सॉरी, कहें वॉल्यूम का, तो ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम V1, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है, वॉल्यूम हो गए दो। अब इन दोनों वॉल्यूम के आगे वो कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब है ये भी हो गया आइसोबैरिक वाला। आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें भी मिस प्रिंटिंग थी, 100 को 10 बनाए तब आपका पसंदीदा आंसर आएगा, क्योंकि स्टूडेंट आंसर मैच करने के बड़े शौकीन होते हैं। तो ये करेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर, क्योंकि अब कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको P1 P2 नहीं लिखेंगे, P लिखेंगे। वर्क डन मालूम करने कह रहा है तो ये वर्क डन हो गया, लेकिन अब इसने आगे शर्त लगा दी है, इसलिए सवाल हो गया इंपॉर्टेंट। ऐसा वर्क डन जो रिवर्सेबल प्रोसेस में हो और ऐसा वर्क डन जो इररिवर्सेबल प्रोसेस में हो। पिछला सवाल याद है, भूल गए, फिर बताऊं। ये ले भाई, कहाँ गई है वो डायग्राम जिसमें मैंने आपको बताया था कि जाके वापस आता है, इसी में ही बताया था, ये लें, इसी में था, ये देखें आ गया भाई दोबारा। अगर ये ऊपर जाए और वापस ना आए, यानी सिर्फ एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन हो, तो ये हो गया इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब है जिसका रिवर्स गियर फंसा हुआ है, ख़राब है, यानी वापस नहीं आ सकता। लेकिन जाके वापस आ जाए, यानी एक्सपेंशन हो फिर कॉन्ट्रैक्शन यानी कंप्रेशन हो, तो ये 2 वे हो गया ना, तो ये हो गया रिवर्सिबल। जैसे केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो आप में से, कोई प्री इंजीनियर प्री मेडिकल का देख रहा हूँ मुझे, तो वो जानता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्ट हो जाए, जिसमें रिएक्टेंट वापस आ जाए, और इररिवर्सिबल जो तीर निकला आगे गया, प्रोडक्ट वापस नहीं आएगी, 1 वे। याद आ गया। तो उसी को बेस बना के हम करेंगे अब ये न्यूमेरिकल। इस लफ्ज़ को बहुत ध्यान से पकड़ना है, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब है कि सिर्फ गया, यानी ये इररिवर्सिबल बताऊंगा तो यहाँ पे ये जो कर रहा हूँ ये इररिवर्सिबल है, ठीक है, IRR इररिवर्सिबल। लेकिन अगर इसी के बरक्स में ऐसा दिखा दूँ मंजर कि पहले यहाँ से जाए प्रेशर की वजह से रिलीज़ होकर और फिर वापस आए, तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल। समझ गए भाई, यानी ये 1 वे हो गया, ये 2 वे हो गया, यानी ये इनिशियल स्टेट को रिवर्ट करेगा, कम बैक करेगा। ये इनिशियल स्टेट को कम बैक नहीं करेगा, गया तो गया। समझ गए। अब समझ गए तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इनिशियल वॉल्यूम V1 हो गया, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, 2 वॉल्यूम थे।
क्योंकि ये देखें अब जाएगा और आएगा तो इसका मतलब है पिस्टन नई जगह पे चला जाएगा, इसमें भी पिस्टन नया जगह पे चला जाएगा, इसमें जाके फंस जाएगा, इसमें जाके वापस आ जाएगा। सही है। प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको पी कह देंगे, किलो का मतलब बता चुका हूँ 10⁻3। अब इसको दो सवाल बनाने हैं रिवर्सेबल, तो रिवर्सेबल का मैंने डब्ल्यू के आगे आर लिख दिया, इरिवर्सेबल का आई लिख दिया। आप इसको 1 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आई फॉर इरिवर्सेबल, आर फॉर रिवर्सेबल लिखा है, आप इसको 1 2 भी। आगे वो कह रहे हैं कंपेयर द रिज़ल्ट। अच्छा, इसमें भी गलती ये भी है कि कंपेयर द रिज़ल्ट का आंसर नहीं है बुक में, मैं कंपेयर का आंसर भी बताऊँगा, उसको भी ऐड कर लीजिएगा। मैंने कंपेयर वाला आंसर करेक्शन में नहीं दिखाया था शुरू में। अच्छा, बी पार्ट इसलिए पहले कर रहा हूँ कि बी पार्ट में इरिवर्सेबल है, क्योंकि इरिवर्सेबल जो आएगा ना उसी का डबल हो जाएगा रिवर्सेबल। सोचें कैसे, अगर ये पिस्टन फर्ज करें 10 लेके गया है तो 10 ही लेके वापस आएगा, तभी तो ये एक आइडियल प्रोसेस होगा ना, क्योंकि इसमें अगर अटक रहा होगा, फ्रिक्शन होगी, जंग वंग लगा होगा पिस्टन में, तब वो लॉसेज हैं। लेकिन हम लॉसेज वाले नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आइडियल केसेस हैं। तो इसमें अगर ये लेके जाएगा 100 तो लेके आएगा 100 100 100, 500 लेके जाएगा तो 500 लेके आएगा 500 500। इसलिए ये वाला पार्ट आप पहले करें ताकि इसकी बुनियाद पे ये सिर्फ डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए। समझ रहे हैं आप, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तभी होगा ना। सिर्फ तस्वीर खींचेंगे तो कैसे पता लगेगा सर ये इशारे क्या कर रहे हैं। पी डेल्टा वी यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क से निकलेगा ये सवाल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, पी की वैल्यू रखी, V2 V1 की रखी, माइनस किया दोनों को और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना आ गया बेटा, नहीं आया तो सीखें। 10 एक्सपोनेंट का बटन ये रहा, 10 एक्सपोनेंट 3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दें इसको 0.03 से 0.03, क्या है स्क्रीन पे भाई बोलें? 300 सॉरी 300। अब ये 300 जो आ गया ये इरिवर्सेबल में हुआ, यानी ये वाली जो डायग्राम है ये बी की है और ये वाली जो डायग्राम है ये ए की है, यानी 300 करके गया। तो अब खुद ही समझदार बच्चे बोलें, सभी समझदार हैं माशाल्लाह, कि 300 करके गया काम तो वापस आने में भी 300 करेगा, तो 300 + 300 दूसरे का जवाब हो जाएगा अकल से बगैर फॉर्मूले के कि ट्वाइस ऑफ, यानी जाने का 300 यानी एक्सपेंशन का और फिर आने का 300 कंप्रेशन का, तो हो गया 600। लेकिन इसमें बारीकी एक याद रखिएगा जो पीछे सवाल में बताई थी, ये जो हुआ है ना इरिवर्सेबल, ये वर्क डन बाय द गैस हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेंशन है, गैस फैल रही है, लोड हट रहा है, पिस्टन पे प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। और ये जो हो गया ना इसमें वापस आके, अब इसमें थोड़ा सा इसमें ये भी इशू है कि उन्होंने बोल तो दिया है कि वर्क डन, ये नहीं बोल रहे कि बाई या ऑन। तो ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये MCQs और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखें साइड पर कि ये बाई द गैस हुआ और ये ऑन भी 300 ही हुआ और बाई भी 300 ही हुआ। ये टोटल वर्क डन हो गया है, ये नेट है, ये वाला नेट वर्क डन है, यानी जाना और आना। समझ गए? ऑन नहीं कह दीजिएगा 600 है, क्योंकि देखिए ये आने में भी तो 300 ही कर रहा है ना, समझा कोई? वेरी गुड। तो ऑन द सिस्टम भी हो गया 300, ऑन द गैस, गैस इज द सिस्टम। लेकिन ये जो 600 है नेट आ गया टोटल, क्योंकि देखिए सवाल की वर्डिंग ज़रा ट्रिकी है। कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ द केसेस, ये नहीं बोल रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। कंपेयर बोथ द रिजल्ट का मतलब है इन दोनों रिजल्ट को हम डिवाइड कर दें, तो 600 को 300 से डिवाइड कर दें, क्या हुआ? कैंसिल होकर 3 2 6 आ गया। इसका मतलब है कि रिवर्सेबल प्रोसेस डबल काम करता है, क्योंकि डबल जाता आता है, डबल चलता है तो डबल काम करता है। समझे कॉमन सेंस ज़िंदगी का, कि जाने में जितना काम आने में उतने काम, तो डबल काम, यानी रिवर्सेबल प्रोसेस में डबल वर्क हुआ। ये कंपैरिजन हो गया, इसको ऐड कर लीजिएगा अपने आंसर की में। बुक के अंदर कंपेयर पूछा है, उसका रिजल्ट ही नहीं है कंपेयर में आया क्या जवाब। तो गलतियाँ इस बुक के अंदर आगे भी देखेंगे अगले चैप्टरों में कि मज़ीद ना हो। अब यहाँ से 2 कैटेगरी के आखिरी न्यूमेरिकल आ गए, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। देख रहे हैं मैं सिस्टमेटिक करा रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो या छोटा हो, पढ़ना है मेहनत और अच्छे रिजल्ट के लिए तो टाइम लगाना होगा और ख़र्चा भी थोड़ा हो जाएगा। हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके न्यूमेरिकल हैं। सही है, फॉर्मूला इसका अलग से निकालिएगा। ये पहला न्यूमेरिकल जो 7 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत नीचे वाले के, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के मुकाबले में। इसमें क्या वो बोल रहा है, कह रहे हैं कि कॉपर है, यानी इसको लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से समझेंगे आप कि ये अगर पानी का बर्तन है
वाटर वेसल है, इसमें पानी है 20 डिग्री पर, सही है। ये पानी का टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ऑफ W यानी वाटर। इसके अंदर आप बाहर से गरम गरम कॉपर डाल देते हैं जिसका टेम्परेचर C फॉर कॉपर जो 100 डिग्री पर था। कहानी समझ में आना शुरू हो रही है। अब कॉमन सेंस लगाएं, क्या होगा, ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो गलती सही कर लें पहले बुक की, 21.8 से वो हमारा जवाब आएगा। बुक में यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, उससे नहीं आएगा। यानी अब ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, राइज होगा, गर्म होगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा, और ये कोल्डर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो ठंडी जगह पे चला गया है। तो नतीजा होगा कि एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा, उसको आप T बोल दें या T ऑफ द सिस्टम बोल दें, इक्विलिब्रियम। ये हो गया 21.8 डिग्री C। अब वो यही सवाल पूछ रहा है कि वाटर जिसकी स्पेसिफिक हीट हम आपको दे रहे हैं 4.18 बताएं, जो ये कॉपर इसके अंदर डाला था उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, अननोन डिटर। अच्छा, असल में ये जो होता है ना, लॉ ऑफ मिक्सचर भी इसको कहते हैं कुछ लोग। ये लॉ ऑफ मिक्सचर अननोन स्पेसिफिक हीट निकालने में ही असल में काम आता है दुनिया में। अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ही निकालने में काम आता है, क्योंकि अगर एक की नोन है तो विद द हेल्प ऑफ दैट एंड यूजिंग द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज वी कैन कैलकुलेट द अननोन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। और आमतौर पे मेटल्स की स्पेसिफिक हीट इस तरह निकलती है, जैसे कॉपर हो, लेड हो, आयरन हो, क्योंकि वो पानी के अंदर जाकर उसकी हीट लॉस और गेन की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करवा देगी अननोन स्पेसिफिक हीट। सही यहाँ तक। तो अब 100 डिग्री पर है कॉपर, तो ये TC हो गया। 50 ग्राम मास दिया हुआ है कॉपर का, तो ये मास ऑफ कॉपर MC हो गया। पानी जो है ठंडा है, तो ये T ऑफ W वाटर हो गया। फाइनल टेम्परेचर को T से नाम रख देंगे, ये मिक्सचर का टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम T हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर यानी C ऑफ C पूछ रहा है, C फॉर कॉपर, और वाटर की दी हुई है तो C ऑफ W दी हुई है। अब ये डेटा अगर आप मेरे साथ यूँ बनाएंगे ना, यकीन करें, आजमाएं और बात करें मुझसे, फीडबैक देके कमेंट में कि सर आपका पढ़ाना समझ में आ रहा है माशाल्लाह से या नहीं आ रहा, देन उसके सूरत में भी आप कमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रल बन के कमेंट करने में कोई पाबंदी नहीं है। मास ऑफ कॉपर, ग्राम को कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, गौर करेंगे इसमें भी ग्राम में उसने दी हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो नो नीड फॉर कन्वर्जन, क्योंकि ये हो गए सेम यूनिट्स। सेम अगर हैं तो नो कन्वर्जन, कन्वर्जन इज़ ऑप्शनल। आवाज़ आई जनाब। कन्वर्जन उस वक्त करें अगर दिया हुआ हो किलोग्राम में और बाकी सब कुछ जो है वो ग्राम में, तो मिसमैच यूनिट हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये डेटा बन गया। सेंटीग्रेड को भी नहीं कन्वर्ट करना है क्योंकि स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स उसने वाटर के सेंटीग्रेड में दिए हैं, तो नो कन्वर्जन इन दिस न्यूमेरिकल। बस करेक्शन यहाँ पे 21.8, ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है बेटा, थ्योरी में बताया था आज ही के लेक्चर के शुरू में, फिर बता दूँ। जो गर्म चीज़ है वो हरारत खारिज करेगी, यहाँ पे कॉपर इज़ द हॉटर बॉडी, और जो ठंडी है वो जस्ट करेगी अपनी तवानाई में, तो वाटर इज़ द कोल्डर बॉडी। तो अब हीट लॉस बाई कोल्ड कॉपर और हीट गेन बाई वाटर, C फॉर कॉपर, W फॉर वाटर। अब फार्मूला लिस्ट याद है, फिर भूल गए आप। कैटेगरी दूसरी शुरू हुई है बेटा, तो उसकी फार्मूला लिस्ट भी दूसरी होगी ना, ये वाली, ये देखें MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। समझ गए। तो अब जल्दी से फारिग करें। अब बस इसमें बारीकी है, डेल्टा T ये क्लिक हो गया तो सवाल है सीधा, क्योंकि कॉपर गर्म है तो गर्म में से इक्विलिब्रियम जो कम था टेम्परेचर 21 वो माइनस करेंगे, जबकि वाटर जो है वो ठंडा था और उसकी वजह से उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर राइज हुआ। इसमें बारीकी ये समझने की है कि T जो है वो वाटर से ज़्यादा था, यानी इक्विलिब्रियम वाला जो है वाटर से ज़्यादा था, और यहाँ ये समझने का है कि कॉपर का जो है वो इक्विलिब्रियम वाले यानी सिस्टम से ज़्यादा का था। तो उल्टा माइनस मत कर दीजिएगा, वरना नेगेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन नेवर 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 बी नेगेटिव, नोट इट डाउन वेरी क्लियरली। इस वजह से अब इसमें माइनस में बस ध्यान रखने के, डेल्टा T डिफरेंस तो है, चेंज तो है, लेकिन किस में से किसको माइनस करें, हॉटर में से कोल्डर, क्योंकि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम या सिस्टम होगा। तो कॉपर लॉस करेगा तो कॉपर गर्म में से माइनस करवाएगा इक्विलिब्रियम को, पानी गेन करेगा वाटर, तो वाटर खुद ही देखिए क्या हुआ,
ये इधर से गेन हुआ, उधर से लॉस हुआ, तो यहाँ पे देखें 21 माइनस हो रहा है, उधर से 21 प्लस हो रहा है। समझ गए? ये एक बारीकी है, वरना अगर ये उल्टा माइनस किया माइनस में ब्रैकेट आ जाएगा और नीचे कैलकुलेशन में माइनस आ जाएगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड हो एज इट इज़ रखा, 50 मास था उसका कॉपर का, 200 मास था वाटर का, रख दिया। कैलकुलेटर चलाएं सही से, 200 इंटू 4.8 करें, 200 इंटू 4.18 जल्दी से क्या आया बेटा? बोले 836। इस 836 को इस ब्रैकेट के माइनस यानी 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1.8 क्या है बेटा? अच्छा अपॉन आ जाए तो एस डी यानी ऑल डिलीट से ऊपर का बटन क्या आ गया भाई? 1504.8। लाइकवाइज इधर का ये मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर जाके अपॉन में। इसका राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं आप आंसर, वरना 0.385 इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि 85 मीन्स 85, 85 इज़ राउंडेड टू 90। यूनिट्स आ गए जूल पर ग्राम डिग्री सी। अब वो पसंदीदा स्टूडेंट का आंसर आ गया जो हम मैच करते हैं, क्योंकि अगर ये 30 रखता मैं तो ये आंसर नहीं आता, जो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है असली में, ये असली में ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। 4.18 अगर जो है वो जूल में देगा तो ये 4180, जिसको कुछ टीचर बोलते हैं 4200, ये किस में होता है? जूल पर केजी डिग्री सी में। और ये अगर दे देता तो ये हो जाता 385 या 86 इसकी एक्चुअल वैल्यू, या 390 जूल पर केजी डिग्री सी। लेकिन सर इतनी मालूमात दे रहे हैं बेटा, फ़ायदा उठा लो कि एमसीक्यूज़ या एप्टीट्यूड में वो किलोग्राम में दे दे तो हम 4.8 वाले ऑप्शन ले लेंगे, गलत हो जाएगा। ये ग्राम में, किलोग्राम में उतनी, क्योंकि 1 ग्राम पानी को जितना ग्राम करेंगे, कॉमन सेंस बता रहा हूँ, तो 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे ना। यानी अगर आप एक बर्नर पे चूल्हे पे 1 ग्राम पानी गर्म करें तो उड़ ही जाएगा, वैसे एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 1000 गुना पानी यानी कि 1 किलो पानी गर्म करने में 1000 टाइम्स हीट चाहिए होगी, तो दैट इज़ सिंपल थ्योरी बिहाइंड दिस। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है, देख के जाइएगा भाई। आप लोग जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। ये आगे भाई आखिरी, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जेजेसी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप का है ये, और इसमें 1 टाइम पेमेंट है, कर देंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड क्यू भी लिख सकते हैं और डेल्टा क्यू भी, दोनों आपके ऊपर ऑप्शन है। लेकिन हीट कैपेसिटी वाले सिंबल आपके बुक वालों ने क्यू यूज़ किया है, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर डेल्टा क्यू यूज़ किया है, लेकिन इसमें डेल्टा लगाने पे गलती नहीं होगी। जैसे पीछे मैंने देखें डेल्टा क्यू यूज़ किया, अभी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में नो गलती। टेम्परेचर रेस करने के लिए लेड का इतने से इतने तक, इसका मतलब ये T1 है इनिशियल और ये T2 है फाइनल, और लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है C। इसका मतलब ये तो पुट एंड गेट सवाल है, सिर्फ देखें गौर से, MC डेल्टा T, M रखें, कितना दिया हुआ है भाई बताएं, कहाँ दिया हुआ है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास हो गया। लेकिन अब इसमें मिस, अब देखें यहाँ पे कन्वर्जन आई, ग्राम में दी हुई है स्पेसिफिक कैपेसिटी और किलोग्राम में दिया हुआ है लेड का मास, मिसमैच, इसमें कन्वर्जन करना ज़रूरी है। सीखा कुछ? पीछे वाले में क्यों नहीं किया, सब कुछ ग्राम में था। देखें ग्राम ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी ग्राम, तो आंसर भी आया ग्राम। सीखा कुछ? वेरी गुड। इसमें भी देखें ग्राम नहीं बनाएंगे तो मिसमैच हो जाएगा, तो ये ज़रूरी है ताकि ये अब एक जैसा हो। देखा सर का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा तो फ़ायदा होगा। मैं अभी देखें सिर्फ लिख रहा होता ना, इतना मैं समझाता नहीं, पहले से लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। T2 माइनस T1 करें, 100 माइनस 25, कैलकुलेटर में ये 75 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 128 आ गया, मल्टीप्लाई करें। बुक में ये आंसर गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द कर लें, सितंबर चल रहा है, वक्त गुजर रहा है। सही है, नहीं गलत, दुआओं की दरख्वास्त है। सही है जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।